नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गिरोह पार्ट 9। नरूला और उसका साथी शांत खड़े रहे थे। रोशन का हाथ नहीं रुका। त्यागी की चीखों में कमी आने लगी। तभी नरूला ने रोशन को बांह पकड़कर पीछे खींचा। छोड़! रोशन पागलों की तरह कह उठा। मैं इस हरामजादे को मर जाएगा ये, नरूला ने कहा। उसकी बांह छोड़ी। कुर्सी पर जकड़ा पड़ा त्यागी भी तेजी से उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। उसकी गर्दन पेट की तरफ लुढ़की पड़ी थी। बाल पसीने से भरकर माथे से चिपक रहे थे। उसके शरीर का जर्रा जर्रा दर्द कर रहा था। अगर तूने हीरो के बारे में न बताया तो इसी तरह मरेगा, रोशन गुस्से में चीख उठा। त्यागी गहरी सांसें लेता रहा। रोशन आगे बढ़ा और त्यागी के सिर के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। दोनों के चेहरों पर पसीना बह रहा था। बता, कहाँ है हीरे? जो त्यागी गहरी सांसें लेता कह उठा। जानता था, बता दिया। रोशन ने सिर के बाल छोड़े और उसके चेहरे पर घूंसा जमा दिया। पीड़ा से भरा त्यागी करहा उठा। पक्का शातिर लगता है हरामी, नरूला कह उठा। ढीठ है, रोशन गुर्राया। लालच नहीं छोड़ना चाहता। सोचता है कि यहाँ से निकलकर हीरो का मालिक बन जाएगा, लेकिन अभी तक इसे ये नहीं मालूम कि ऐसी जगह पर आ चुका है जहां से निकल पाना असंभव है। त्यागी ने अपना खून से सना चेहरा उठाकर रोशन को देखा। दोनों की गुस्से से भरी नजरें मिली। मुस्कुरा पड़ा त्यागी। मरेगा ये नरूला, देखना ये मेरे हाथों से मरेगा। रोशन दहाड़ा। करंट का इंतजाम कर। नरूला ने अपने पास खड़े साथी को आंखों से इशारा किया। वो आदमी दीवार के पास जा पहुंचा जहां बिजली की मोटी तारें पड़ी थी। उसने तारों के दो सिरों को पकड़ा और उनका अगला सिरा उस लोहे की कुर्सी में फंसा दिया जिस पर त्यागी बैठा था। फिर उन तारों के सिरों पर मौजूद प्लग को उसने दीवार पर लगे सॉकेट में फंसाया और नरूला रोशन को देखा। रोशन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। त्यागी दांत भींचे रोशन को देख रहा था। नरूला त्यागी के पास पहुंचा। अपनी जान का दुश्मन मत बन, नरूला शांत स्वर में कह उठा। हीरो के बारे में बता। जो जानता था बता दिया, त्यागी शांत स्वर में बोला। जिद मत कर। जो बात जानता ही नहीं वो कैसे बता दूं? मैंने कहा है कि 3 लोग आए और नरूला पलटा और रोशन से कह उठा। ये पक्की हड्डी है, सीधी बात इसको समझ में नहीं आएगी। तो तूने क्या सोचा था कि ये तेरी बात मानकर हीरो के बारे में बता देगा? रोशन ने कड़वे स्वर में कहा। सोचा तो मैंने यही था, मुस्कुराया नरूला। रोशन ने खा जाने वाली नजरों से त्यागी को देखते हुए कहा। करंट का झटका बहुत बुरा होता है बेटे, कभी पहले इसका स्वाद चखा है? नहीं, अब चख। इसके सामने बड़े बड़े नहीं टिक पाते। करंट ज्यादा देर चालू रहे तो जान भी चली जाती है। त्यागी जबरन मुस्कुराया। रोशन को देखता रहा। नरूला ने अपने आदमी को इशारा किया तो उसने स्विच ऑन कर दिया। अगले ही पल त्यागी का शरीर कांपा और वो गला फाड़कर चीख उठा। कमरा त्यागी की चीखों से थरथरा उठा। नरूला के इशारे पर उस आदमी ने स्विच ऑफ कर दिया। करंट बंद होते ही त्यागी मुंह खोले लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसे अपना जिस्म अभी भी कांपता सा लग रहा था। उसकी सांसों की आवाज उन सबके कानों तक पहुंच रही थी। ऐसा होता है करंट का झटका, रोशन जहरीले स्वर में बोला। शरीर की सारी ताकत छीन लेता है। तुम? त्यागी हांफता सा कह उठा। मेरी बात का विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। 3 लोग आए और रोशन दांत भींचकर आगे बढ़ा और उसके गाल पर घूंसा मारा। त्यागी के होठों से चीख निकल गई। तेरी इस बात में कोई दम नहीं। यही सच है, इसे नहीं मानना चाहते तो मुझे गोली मार दो, त्यागी चीख उठा। मरने की जल्दी क्या है? रोशन हंस पड़ा। मरेगा तू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, कहते हुए वो पीछे हटा। नरूला के इशारे करने पर उस आदमी ने पुनः स्विच ऑन कर दिया। त्यागी के होठों से चीखें निकलने लगी। उसका शरीर आंधी में पत्ते की तरह कांप रहा था। रोशन दांत किटकिटाता उसे देखता रहा। मर भी सकता है ये, ऐसे हरामी लोग आसानी से नहीं मरा करते। नरूला के इशारे पर स्विच ऑफ कर दिया गया। कुर्सी से बंधा त्यागी गर्दन लटकाए हाँफ रहा था। मुंह खुला हुआ था उसका। एकाएक वो खुद को कमजोर सा महसूस करने लगा था, जैसे उसकी ताकत किसी ने निकाल ली हो। याद आया कि हीरे कहाँ है? रोशन ने मौत भरे स्वर में कहा। जवाब में त्यागी ने इनकार में सिर हिला दिया। चालू कर करंट, चीखा रोशन।
मौत का खेल पुनः शुरू हो गया। करंट के झटकों से बेहोश हो चुका था त्यागी। रोशन गुस्से से भरे स्वर में कह उठा, नरूला, इसे लॉकअप में डाल दे। जब होश आए तो यहीं ले आ, मैं साले का मुंह खुलवा कर रहूंगा। ये आसानी से बताने वाला नहीं, देखना बताएगा। रोशन गुर्रा उठा, ऐसा तो नहीं कि ये सच कह रहा हो कि 3 आदमी आए और बकवास करता है साला। रोशन ने तीखे स्वर में कहा, गुलशेर बोलता है कि इसने हीरो को कहीं छिपा कर रखा है। ओह, गुलशेर गलत नहीं कह सकता। ले जा साले को, और एक ही दिन में दोबारा यातना देना इसे ठीक नहीं होगा। ये मर भी सकता है। नहीं मरेगा, मुंह खोले बिना मैं इसे मरने नहीं दूंगा। नरूला के साथी ने कुर्सी पर बेहोश पड़े त्यागी के बंधन खोले और उसे अपने कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नरूला उसके साथ ही वहां से बाहर निकल गया। रोशन भी बाहर निकला और सोचों में डूबा दूसरे रास्ते पर जा बढ़ा। कुछ ही देर में वो ऊपर बंगले के ड्राइंग रूम में था। नौकर नजर आया तो उसे कॉफी के लिए बोला और सोफे पर बैठते हुए जेब से फोन निकालकर किशन लाल राणा का नंबर मिलाया। बात हो गई। कहो रोशन। उधर से राणा की आवाज कानों में पड़ी। सर, देवराज चौहान का साथी जगमोहन भी हमारी कैद में आ पहुंचा है। ये कमाल गुलशेर ने कर दिखाया। अच्छी खबर है। देवराज चौहान क्यों नहीं हाथ आया? गुलशेर का पूरा ध्यान अब देवराज चौहान पर ही है। शायद 1-2 दिन में वो भी हाथ आ जाए। मुझे जल्दी उसके पकड़े जाने की खबर दो, इसके बाद मैं स्टेट पहुंचूंगा। जी। त्यागी का मुंह खुलवाने की चेष्टा की अभी कि उसने हीरे कहाँ रखे हैं? तुम्हारे शब्दों से लगता है कि उसने मुंह नहीं खोला। आपने ठीक कहा, वो जिद्दी किस्म का इंसान है। उसका मुंह खुलवाओ और हीरों का पता करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त वो बेहोश है, होश में आएगा तो फिर से। उधर से राणा ने फोन बंद कर दिया था। रोशन ने गहरी सांस लेकर अपना फोन जेब में रखा। चेहरे पर त्यागी के प्रति गुस्सा उमड़ा पड़ा था। नरूला ने सलाखों वाला दरवाजा खोला तो त्यागी को कंधे पर उठाए उस आदमी ने भीतर प्रवेश किया और फर्श पर लिटा दिया। फिर वो बाहर निकला तो नरूला दरवाजे पर लॉक लगाने लगा। सामने वाली कोठरी में बंद मामू कह उठा, जिंदा है या मार दिया? जिंदा है। नरूला पलटकर मुस्कुराया, तभी तो इसे छोड़ने आए हैं। हीरो के बारे में बता दिया क्या? पुनः पूछा मामू ने। होश में आए तो इसे समझाना कि बता दे। नरूला का स्वर सख्त हो गया। हम इसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात कहाँ मानेगा? नरूला और उसका साथी चले गए। दूसरी कोठी में बंद सुंदरी कह उठी, हीरो के बारे में मालूम करके ही रहेंगे ये लोग। त्यागी की खैर नहीं। मामू ने गहरी सांस ली। हमारा पता नहीं क्या होगा, छोड़ेंगे हमें भी नहीं। तभी सुंदरी की माँ की आवाज दूसरी कोठरी से आई, ये क्या हो रहा है? आखिर हमें कब तक यहाँ रहना होगा? मुझे क्या पता, सुंदरी ने कहा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, ऑपरेशन बढ़िया रहा, बस आज का दिन ही दवा खानी है। मैं यहाँ रहकर तंग आ चुका हूँ, सतीश की आवाज गूंजी। तंग तो मैं भी आ चुका हूँ, मामू बोला। एक साथ ही यहाँ से निकल चलते, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुल रहा। सुंदरी ने सामने वाली कोठरी में बंद जगमोहन को देखा। तुम क्यों चुप हो? क्या करूँगा यूं ही बोलकर, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान कैसा है? एकदम ठीक। डॉक्टर के पास है या कहीं और? इन्होंने हमसे तुम दोनों के बारे में बहुत पूछा, लेकिन हमने कुछ भी नहीं बताया। तभी मामू कह उठा, तू फंसा कैसे? सुंदरी के फोन पर फोन किया था और फंस गया। बहुत आसानी से फंस गया। जरा भी शक नहीं हुआ मुझे कि फंसने जा रहा हूँ, कहकर जगमोहन ने बताया कि कैसे फंसा। मेरा फोन तो इन लोगों ने तभी ले लिया था जब हमें पकड़ा। सुंदरी ने गहरी सांस ली। मुझे देवराज चौहान की चिंता हो रही है, जगमोहन ने व्याकुल स्वर में कहा। क्यों? मेरा फोन भी गुलशेर ले चुका है और देवराज चौहान मेरा इंतजार करने के बाद मोबाइल पर ही फोन करेगा। तुम्हारा मतलब कि गुलशेर देवराज चौहान को भी बातों में फंसाकर उसे पकड़ सकता है? क्यों नहीं पकड़ सकता? देवराज चौहान क्या गुलशेर की बातों में फंस जाएगा? मामू ने पूछा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कोई भी किसी की भी बातों में फंस सकता है, अगर फंसाने वाले की बातों में दम हो, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। बात तो ये ठीक कहता है मामू। फिर तो देवराज चौहान का इंतजार करते हैं, गुलशेर उसे भी लाता होगा। मामू मुंह बिगाड़कर कह उठा। त्यागी ने सारा मामला खराब कर दिया, वरना किशन लाल राणा के हाथ किसी ने भी नहीं आना था। शाम ढलने लगी। जगमोहन नहीं लौटा
और उसका कोई फोन भी नहीं आया था। पूरा दिन देवराज चौहान ने आराम किया था। वो खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। 6 बजे उसने जगमोहन को फोन किया। बेल बजी, बजती रही। कैसे हो देवराज चौहान? एकाएक उधर से बात की गई। आवाज गुलशेर की थी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी, चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। किस सोच में डूब गए? आवाज पुनः कानों में पड़ी। कौन हो तुम? गुलशेर, किशनलाल राणा का खास आदमी। देवराज चौहान के होठ खिंच गए। जगमोहन कहाँ है? राणा साहब की कैद में। उसके साथ मामू, सुंदरी और वीरेंद्र त्यागी भी हैं। सिर्फ तुम्हारी कमी है। नैनी भी तो है। त्यागी ने उसे मार दिया था, वो नहीं रही। क्या चाहते हो? देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। तुम भी आ जाओ तो गिनती पूरी हो जाए। हीरे मिल गए होंगे। वो त्यागी के पास हैं। उससे पूछा जा रहा है कि उसने हीरे कहाँ रखे हैं। मतलब कि सारी बाजी राणा के हाथ में है? बिल्कुल। जगमोहन को क्यों पकड़ा? जगमोहन को ही नहीं, सबको। सबको ही सही। तुम जानते हो कि क्यों सब पे हाथ डाला गया। हीरे त्यागी के पास हैं, उससे हीरे वसूलो। बात खत्म, सब कुछ छोड़ दो। देवराज चौहान ने कहा। बच्चों वाली बात न करो। तुम लोगों ने राणा साहब के माल पर हाथ डालने की चेष्टा की है। गुलशेर का कठोर स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ रहा था। उसका भुगतान नहीं करोगे क्या? हमारे धंधे में भुगतान नहीं होता, आगे का काम देखा जाता है। राणा तुम्हें अपने सामने देखना चाहता है। जगमोहन को कहाँ रखा है? नहीं बताया जा सकता। तुम अपनी कहो। राणा के पास पहुंच रहे हो? जगमोहन को छोड़ दो। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। राणा साहब से मुलाकात कर लो। इसका फैसला तो राणा साहब ही करेंगे। देवराज चौहान रिसीवर पकड़े रहा। चेहरे पर कठोरता थी। सुबह जगमोहन ने तुमसे बात की थी? हाँ, वो मैं ही था। बहुत आसानी से जगमोहन हमारे हाथ लग गया। गुलशेर कह उठा। देवराज चौहान खामोश रहा। बेहतर होगा कि राणा साहब से मिल लो, शायद कोई रास्ता निकल आए बातचीत करने का। मैं तो नौकर आदमी हूँ, मुझे जो कहा जाएगा मैंने वो ही करना है। मेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ से गुलशेर ने कहा। मैं मिलूंगा राणा से। कब? देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। चेहरे पर कठोरता दिखाई दे रही थी। देवराज चौहान सोहनलाल के यहाँ पहुंचा तो रात के 8:30 बज रहे थे। कई बार बेल बजाने पर सोहनलाल ने दरवाजा खोला। वो नींद से उठकर आ रहा था। तुम? देवराज चौहान को देखते ही सोहनलाल के होठों से निकला। ये सोने का वक्त है। भीतर प्रवेश करता देवराज चौहान कह उठा। बीती रात काम में जागता रहा था, दिन के 12 बजे तो सोया था। सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान सोफे पर जा बैठा। इतने दिनों बाद इधर कैसे आना हुआ? सोहनलाल सामने बैठता कह उठा। किशनलाल राणा को जानता है? वो हरामी जो अब शरीफों की जमात में कदम रखता जा रहा है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? उसके 122 करोड़ के हीरो पर हाथ डाला था, लेकिन त्यागी की वजह से गड़बड़ हो गई। राणा के आदमी काबिल रहे, वो सबको एक एक करके पकड़ते चले गए। जगमोहन भी उनके हाथों में पहुंच गया। जगमोहन भी? हाँ, आज ही वो राणा के आदमियों के हाथों लग गया। मुझे पूरी बात बताओ। देवराज चौहान ने सारी बात सोहनलाल को बताई। सुनकर सोहनलाल ने गहरी सांस ली। यूं तो मैं ठीक हूँ, परंतु बहुत ज्यादा भाग दौड़ के काबिल नहीं हूँ। जख्म पूरी तरह भरे नहीं है। सोचों में डूबा सोहनलाल कह उठा। तो अब 2 काम बहुत जरूरी हैं जो हमें करने चाहिए। 2 काम? एक तो जगमोहन को राणा के पास से निकालना और दूसरी त्यागी को किए की सजा देना। मामू और सुंदरी को भी वहां से जगमोहन के साथ निकाल लेना चाहिए। उनसे हमारा क्या मतलब? वो काम में मेरे साथ थे। एक बार तो उन्हें राणा के पास से निकालना चाहिए, फिर फंसे तो उनकी किस्मत। देवराज चौहान ने कहा। उन्हें रखा कहाँ है राणा ने? नहीं मालूम। तो काम कैसे होगा? मैं? राणा के बारे में पता करो कि वो कब कहाँ जाता है, उसका आना जाना कहाँ है। इस मामले में आगे बढ़ना है तो हमें राणा पर ही हाथ डालना होगा। ये ही आसान तरीका है। देवराज चौहान ने कहा। ये खतरनाक होगा। क्यों? राणा पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। वो यकीनन सुरक्षा में चलता होगा, उसके दुश्मन बहुत होंगे और राणा पर हाथ डालना ही ठीक रहेगा, वरना मामला लंबा हो जाएगा। जबकि मैं अब इस मामले को कम वक्त में खामोशी के साथ निपटा देना चाहता हूँ। दूसरे ढंग से काम किया
तो जगमोहन को नुकसान पहुंचाने का उनके पास भरपूर वक्त होगा। सोहनलाल देवराज चौहान को देखने लगा। कोई समस्या है तो बताओ। कोई समस्या नहीं, सोहनलाल ने इनकार में सिर हिलाया। मैं एक को जानता हूँ, जिसका भाई राणा के यहाँ काम करता है। राणा के किसी आदमी पर भरोसा मत करना। मेरे ख्याल से राणा के आदमी कम ही गद्दार होंगे। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं यहीं रहूँगा। तुम सब कुछ पता करके बताओ कि राणा पर कहाँ हाथ डाला जा सकता है, फिर इस काम को मैं देखूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। रात हो रही थी। डिनर के पश्चात राणा ने फुर्सत महसूस की तो फोन पर रोशन से बात की। तुम कहाँ हो? किशनलाल राणा ने पूछा। मैं स्टेट में हूँ। हीरो के बारे में कुछ पता चला कि? मैं इसी बात की कोशिश कर रहा हूँ। त्यागी बहुत पक्का है, मुंह नहीं खोल रहा। 3 बार बेहोश हो चुका है, परंतु हीरो के बारे में बताने को तैयार नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने हीरे कहीं रखे हैं। मुझे काम करके दिखाओ रोशन, बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। राणा का स्वर सख्त हो गया। मुझे आशा है कि कल तक मैं उससे हीरो के बारे में अवश्य जान लूंगा। हीरो के बारे में बताने से पहले वो मरे नहीं। जी, मैं ध्यान रखूंगा। जल्दी मालूम करो। और देवराज चौहान पकड़ में नहीं आया? ये गुलशेर को पता होगा, मैं इधर व्यस्त हूँ। राणा ने फोन बंद किया और गुलशेर को फोन किया। बात हो गई। देवराज चौहान मिला? राणा ने पूछा। उससे बात हुई थी। मेरे पास जगमोहन का फोन है। देवराज चौहान का फोन उस फोन पर आया था। तो मैंने उसे समझाया कि खुद को आपके हवाले कर दे तो बचने का रास्ता निकल सकता है। बेवकूफ हो तुम, राणा ने तीखे स्वर में कहा। तुम क्या समझते हो कि वो तुम्हारी बातों में आएगा? डकैती मास्टर है वो भी नंबर 1, और तुम उससे गली के बदमाश की तरह बात कर रहे हो। वो फोन पर था और उसे समझाने के लिए मेरे पास यही शब्द थे। इस तरह बात नहीं बनेगी। उसे घेरो, पकड़ो। इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों का इस्तेमाल करो। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन पता तो लगे कि वो किधर मिलेगा। देवराज चौहान आसान टारगेट नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो खुद ही हमारी तरफ आएगा। जगमोहन हमारे कब्जे में है और वो जगमोहन को चाहता है। राणा के होठ सिकुड़े। कुछ पल लाइन पर शांति रही। तुम ठीक कहते हो कि देवराज चौहान अब खामोश नहीं बैठेगा। जगमोहन को तलाश करने की चेष्टा करेगा। आसान नहीं है उसके लिए ये पता लगाना कि जगमोहन कहाँ पर है। गुलशेर की आवाज़ राणा के कानों में पड़ी। वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है गुलशेर, उसे कम मत आंको। मैं देवराज चौहान के बारे में सतर्क हूँ। क्या देवराज चौहान उन लोगों तक पहुँच सकता है? राणा ने पूछा। ये संभव नहीं। वो स्टेट के भीतर दाखिल भी होगा तो उसके आने के बारे में पता चल जाएगा। फिर भी वहाँ खुद नज़र मार लेना। रोशन को भी समझा देना कि देवराज चौहान इधर आ सकता है। जी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप उन सबसे बात कर लें? जब देवराज चौहान हाथ आएगा तो? मेरे ख्याल से देवराज चौहान अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, राणा ने कहा। जगमोहन के लिए वो जल्दी ही हम तक पहुंचेगा। तुम देवराज चौहान को ढूंढना छोड़कर स्टेट में ही उसके इंतज़ार में टिक जाओ तो ठीक रहेगा। जगमोहन के बारे में पता करके वो जल्दी ही स्टेट का रुख करेगा। श्योर सर, ऐसा हो सकता है, राणा ने सोच भरे स्वर में कहा। वो जगमोहन को आज़ाद करवाने की पूरी चेष्टा करेगा। तुम स्टेट में ही सतर्क रहो। ठीक है, मैं आज रात में ही स्टेट पहुंच जाता हूं। उधर रोशन त्यागी का मुंह खुलवाने में लगा हुआ है। वहां इस बात का ध्यान रखना कि त्यागी हीरो का पता बताने से पहले मरे नहीं। कहने के साथ ही राणा ने फोन बंद कर दिया। राणा के चेहरे पर सोच के गहरे भाव नजर आ रहे थे। कुछ देर राणा कमरे में टहलता रहा, फिर बेल बजाकर नौकर को बुलाया। कॉफी। नौकर चला गया। राणा पुनः टहलने लगा। देवराज चौहान के बारे में सोच रहा था वो कि देवराज चौहान यकीनी तौर पर जल्दी ही कुछ करेगा। वीरेंद्र त्यागी की बुरी हालत थी। अभी अभी उसे होश आया था। तीसरी बार वो यातनाओं के बीच बेहोश हुआ था और अपने में बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। तीनों बार करंट लगने के दौरान ही वो बेहोश हुआ था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। होश आने पर वो वैसे ही पड़ा रहा। करवट बदलने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने हीरो के बारे में मुंह न खोला था। 22 करोड़ के हीरे वो यूं हाथ से न जाने देना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि देर सवेर किसी तरह यहाँ से निकलकर दीपा को ढूंढ लेगा कि वो कहाँ पर है।
हो सकता है वो अभी भी उसी कॉटेज पर उसका इंतजार कर रही हो। फिर वो आराम से दीपा के साथ जिंदगी बिता देगा। दीपा की उसे खास चाह न थी, असल बात तो हीरो की थी। ऐसी ही सोचों में डूबा रहा त्यागी। अच्छा भला सब कुछ निपट गया था। उसके बाद अगले दिन सुबह वो दीपा के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था कि राणा के आदमियों के हाथों में पड़ गया। अगर निकल गया होता तो फिर राणा के आदमी उसे न ढूंढ पाते। आखिरकार त्यागी ने करवट ली और सीधा हुआ, फिर उठ बैठा। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह जख्म नजर आ रहे थे। होठ सूजा पड़ा था और कोने में खून जमा हुआ था। तभी त्यागी की निगाह खाने के थाल पर पड़ी। जब वो बेहोश था तभी खाना वहां रखा गया होगा। भूख भी लग रही थी उसे। सलाखों के बाहर सामने वाले लॉकअप में अलग अलग मामू और सुंदरी मौजूद थे, उसे देख रहे थे। क्या हाल है पहलवान? मामू कह उठा। त्यागी ने मुस्कुराने की चेष्टा की। सेवा तगड़ी हो रही है। त्यागी ने कुछ नहीं कहा। यही हाल रहा तो तुम्हें मुंह खोलना ही होगा कि हीरे कहाँ है। मामू ने पुनः कहा। नहीं बताऊंगा, त्यागी बोल पड़ा। देखना, बताना पड़ेगा। अपनी हालत देखी है, 2 बार और डंडा ठोकेगा तो सब कह दोगे। नहीं, त्यागी ने गर्दन हिलाई। जब तक मेरा मुंह बंद है तब तक ही जिंदा हूं, उसके बाद तो राणा मुझे मार देगा। तभी बगल वाले लॉकअप से जगमोहन की आवाज आई। तुम फंसे पड़े हो, बच नहीं सकते। राणा से बचोगे तो देवराज चौहान तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा। देवराज चौहान से तो बच सकता हूँ, परंतु राणा से नहीं, क्योंकि इस वक्त राणा की कैद में हूँ। देवराज चौहान से भी नहीं बचेगा। आखिर तुमने हीरे रखे कहाँ हैं? सुंदरी कह उठी। तुम्हें बता दूं? क्यों नहीं, आखिर किसी को तो पता होना चाहिए कि हीरे कहाँ हैं। तुम मर गए तो वो पड़े रह जाएंगे, मैं मर गया तो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो किसी को दे रखे हैं। हाँ, वो ही हजम कर गया तो तुम्हारा क्या होगा? कौन है वो? खूबसूरत युवती है। अगर मैं यहाँ से बच निकला तो वो जिंदगी भर मेरे साथ रहने को तैयार है। त्यागी ने कहा। तेरे साथ या तेरे हीरो के साथ रहने को तैयार है? सुंदरी ने व्यंग से कहा। कुछ भी समझ ले। वो पुरानी पहचान वाली है या नई? नई। फिर तो वो हीरे लेकर कहाँ की कहाँ खिसक गई होगी। त्यागी मुस्कुराया, जवाब में कुछ नहीं कहा और खाने का थाल अपनी तरफ सरका लिया। सच बात तो ये थी कि त्यागी को भी कभी कभी ये लगता था कि दीपा कहीं हीरो के साथ वहां से खिसक न गई हो। एक बात समझ में नहीं आई कि किशनलाल राणा हमसे क्यों नहीं मिला। मामू कह उठा। वो देवराज चौहान के हाथ में आने के इंतजार में है, जगमोहन ने कहा। तब वो सामने आएगा। अगर देवराज चौहान न पकड़ा गया तो? सुंदरी कह उठी। क्या पता राणा ने क्या सोच रखा है, नंबरी हरामी है। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। त्यागी ने धीरे धीरे खाना खाना शुरू कर दिया। होठ फटा होने के कारण खाने में दिक्कत आ रही थी। त्यागी तब लेटा हुआ था, आंखों में नींद थी। रात का 1 बज रहा था। सारी जगह पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो कब का सो चुका होता अगर शरीर में दर्द न उठ रहा होता। करवट लेता तो मुंह से पीड़ा भरी कराह निकल जाती। मन में दीपा की सोच उभर रही थी कि वो कहाँ पर होगी, हीरो के साथ क्या कर रही होगी। यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था त्यागी को, वरना उसने कब का खिसक जाना था। कभी सोचों में आता कि नैनी के साथ खामखा पंगा ले लिया, उसे मार दिया। उसके साथ सुरक्षित था, मुसीबत आती तो दोनों मिलकर रास्ता निकाल लेते। ऐसे ही उलट पुलट विचारों में उलझा था त्यागी कि दरवाजा खुलने की आहट हुई। त्यागी की निगाह अपनी कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे पर जा टिकी। त्यागी के कानों में कदमों की आहट गूंजने लगी। कोई आ रहा है। आने वाला उसकी ही कोठरी के बाहर आकर ठिठका। त्यागी ने उसे फौरन पहचाना कि वो गुलशेर था। पर्याप्त रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को देखा। कैसे हो? गुलशेर मुस्कुराया। त्यागी उसे देखता रहा। गुलशेर उसकी कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे के पास ही फर्श पर बैठ गया। त्यागी कुछ सीधा हुआ, पीड़ा उठी शरीर में और थोड़ा सा दरवाजे के पास आ गया। तकलीफ हो रही है? गुलशेर ने कहा। उल्लू के पट्टे, तूने मुझे पकड़ा था। हाँ, क्या जरूरत थी पकड़ने की, यूं ही बात करके समस्या का हल निकाल लेते। त्यागी ने कहा। पेट भी पालना है मैंने, कुछ करके दिखाऊंगा तो खाने को मिलेगा। गुलशेर मुस्कुराया। मुझे कहता तेरा पेट मैं भर देता। हीरो से? गुलशेर ने उसे देखा। त्यागी होठ भींचकर रह गया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद त्यागी बोला। आधी रात को तू क्यों आया है मेरे पास?
अभी पहुंचा हूँ यहाँ, सोचा तेरा हाल पूछ लूं, चला आया। तू बहुत घटिया है, डंडा ज्यादा चढ़ा दिया रोशन ने। साले मुंह बंद रख। गुलशीर हौले से हंसा। तू जब गुस्से में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। गुलशीर कह उठा। अच्छा लगता हूँ तो अपनी बहन मेरे से ब्याह दे, त्यागी ने जहरीले स्वर में कहा। दूसरी बहन होती तो ब्याह देता, एक बहन तो ब्याह चुका हूँ, गुलशीर ने मुस्कुराकर कहा। उसे ही दोबारा ब्याहने की नौबत आए तो मुझे मत भूलना। लहजा पहले जैसा ही था त्यागी का। नहीं भूलूंगा, तू मुझे पसंद आया। रोशन का डंडा घुमाने के बाद भी तूने हीरो के बारे में नहीं बताया, हिम्मती है। त्यागी उसे घूरता रहा। दोस्त बन जा मेरा। दफा हो जा यहाँ से। मजाक नहीं कर रहा, दोस्त बन जा, फायदे में रहेगा। गुलशीर का स्वर लापरवाही से भरा हुआ था। कैसा फायदा? तेरे को यहाँ से चुपके से निकाल दूंगा। त्यागी की आंखें सिकुड़ी। क्यों? दोस्त जो बन गया तेरा। सीधा बोल, क्या चाहता है? दोस्तों वाली बात इधर मत कर। त्यागी ने होठ भींचकर कहा। निकलना है यहाँ से। कौन नहीं निकलना चाहेगा? आधे हीरे मेरे। गुलशीर का स्वर धीमा हो गया। आधे? त्यागी ने कड़वे स्वर में कहा। बहुत ज्यादा मुंह फाड़ रहा है, इतना नहीं मिलेगा। तेरे को यहाँ से निकालने के बाद आधे हीरे लूंगा, पहले नहीं मांगूंगा। त्यागी कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला। यहाँ से निकलकर मैं खिसक गया तो? वो चिंता मेरी है, तेरी नहीं। गुलशीर मुस्कुराया। फिर तू दोस्त को दगा तो देगा नहीं? बहुत बड़ा कमीना लगता है तू। मंजूर है, तेरी मांग ज्यादा है, कम कर। ये क्यों भूलता है कि यहाँ रहा तो मर जाएगा, रोशन तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरी श्रद्धा मुझ पर क्यों मर पड़ी? क्योंकि तू मुझे आधे हीरे देगा, मेरा यार बन जाएगा। गुलशीर का स्वर धीमा था। ये बात तेरे से करनी थी, इसलिए आधी रात को तेरे पास आया हूँ। 1-2 दिन का वक्त है, उसके बाद किशनलाल राणा यहाँ आ जाएगा। फिर तेरा बचना आसान नहीं, तब तू हीरो का मजा नहीं ले पाएगा और जान से भी जाएगा। समझ जा, सब कुछ तेरे भले के लिए है। त्यागी ने गहरी सांस ली, बोला। सिगरेट पिलाएगा? गुलशीर ने सिगरेट सुलगाई और सलाखों में हाथ डालकर त्यागी को थमा दी। त्यागी ने कश लिया। गुलशीर उसे देख रहा था। कल आना, तब जवाब दूंगा, त्यागी बोला। इसमें सोचना क्या है? तेरी मांग ज्यादा है, 1/4 हीरो पर तो मैं अभी हाँ कर दूंगा, त्यागी ने कहा। हीरे आधे ही लूंगा, ये तय होने के बाद ही तेरे को यहाँ से निकालूंगा, नहीं तो नहीं। कल जवाब दूंगा। ज्यादा वक्त नहीं है, गुलशीर उठता हुआ बोला। कल हाँ कहेगा तो परसों निकाल दूंगा। उसके बाद किशनलाल राणा आ गया तो समझ लेना तू गया काम से, तब तेरी जान गई। तू अभी राणा साहब को नहीं जानता। त्यागी कष्ट लेता रहा, चुप रहा। गुलशीर 3 कदम आगे बढ़ा और बगल वाली कोठरी में देखा। जगमोहन से उसकी नजरें मिली। वो बैठा हुआ अपनी कोठरी की सलाखों की तरफ ही देख रहा था। गुलशीर मुस्कुरा पड़ा। पत्थर के गद्दे पर नींद नहीं आ रही क्या? गुलशीर हंसकर कह उठा। हाँ, गद्दा ज्यादा ही नरम है। जगमोहन भी मुस्कुराया। देवराज चौहान का फोन आया था तेरे मोबाइल पर, उसे बता दिया है कि तू राणा साहब के शिकंजे में आ फंसा है, अब नींद आ जाएगी। जगमोहन एकाएक खुशी जैसे अंदाज में हंस पड़ा। क्यों, अब क्या हो गया? मुझे तो इसी बात की चिंता थी कि देवराज चौहान को कैसे पता चलेगा कि मैं किधर हूँ। वो समस्या तूने हल कर दी। गुलशीर ने जगमोहन को घूरा। मेरी परेशानी दूर करने के लिए मेहरबानी, जगमोहन ने कहा और कोठरी के फर्श पर लेट गया। अब? गुलशीर शांत स्वर में बोला। देवराज चौहान क्या करेगा? सुनकर डरेगा तो नहीं तू? नहीं डरूंगा, वो कभी भी यहाँ आ सकता है, उसी का तो इंतजार है मुझे, आने दे उसे। गुलशीर मुस्कुराया और वापस चल पड़ा। उसके कदमों की आहटें दूर होने लगी। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। त्यागी, जगमोहन बोला। हाँ, त्यागी की आवाज उसे सुनाई दी। गुलशीर की बातों में मत आना, ये तेरे को यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। राणा का खास कुत्ता है ये। जानता हूँ, वो मेरे से मजे ले रहा था तो मैं भी मजे लेने लगा। तेरे को सोचना चाहिए कि गुलशीर ने तेरे पास आकर ये बात तेरे से क्यों की। क्योंकि तेरे मुंह न खोलने की वजह से लगने लगा था उन्हें कि कहीं सच में तेरे पास हीरे न हों, इसलिए उसने तेरे से बात की और वो जान गया कि हीरे तेरे पास ही हैं। तूने ही हीरों को कहीं छिपाया है। जगमोहन कह उठा। बहुत प्यार से बोल रहा है मेरे साथ। त्यागी हंसा। बात क्या है?
देवराज चौहान मुझे यहाँ से निकालने आने वाला है और वो तेरे से भी हिसाब चुकता करेगा। सुनकर तेरे को भी बढ़िया लगा होगा। वो आया तो बचेगा नहीं। यहाँ के इंतजाम बहुत पक्के लग रहे हैं मुझे। तू अपनी फिक्र कर। गुलशेर रोशन के पास पहुंचा। रोशन के हाथ में विस्की का गिलास था। उसने नजरें उठाकर गुलशेर को देखा। क्या रहा? हीरे त्यागी ने ही कहीं छिपा रखे हैं। गुलशेर ने गंभीर स्वर में कहा। उसी के पास हैं। वो मुझे चौथा हिस्सा तो हाथों हाथ देने को तैयार था, परंतु आधा देने में हिचक रहा है। कहता है कल बताऊंगा। हरामी कहीं का। रोशन ने घूंट भरा। साला बहुत पक्का है। उसकी एक ही कहानी सुन सुनकर मुझे लगने लगा था कि कहीं वो सच ना कह रहा हो, हीरे उसके पास न हो। उसी के पास हैं हीरे। कहाँ रखे होंगे? रोशन ने गुलशेर को देखा। मेरे ख्याल में महाबलेश्वर में ही कहीं पर छिपा रखे हैं उसने। गुलशेर ने सोच भरे स्वर में कहा। खतरनाक बंदा है त्यागी। गुलशेर बैठा और सिगरेट सुलगाकर बोला। यहाँ के इंतजाम पक्के कर। जगमोहन का भी यही कहना है कि देवराज चौहान इधर पक्का आएगा। जगमोहन को यहाँ से निकालने? रोशन हंसा। हाँ, देवराज चौहान को हल्के में मत ले। उसके बारे में तूने भी बहुत सुन रखा है। गुलशेर गंभीर था। वो आया तो इस तरह फंस जाएगा जैसे पिंजरे में चूहा। तो ठीक कहता है। गुलशेर ने सिर हिलाया। लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। यहाँ के इंतजाम और भी पक्के कर दे। वैसे मैं भी अब यही हूँ जब तक देवराज चौहान का मामला नहीं निपटता। सुबह सब इंतजामों पर नजर मारूंगा। पैक बनाऊं? बना दे। किसी को बोल खाने को भी ला दे। वक्त बहुत हो गया है। मैं अब नींद भी लेना चाहूंगा। रोशन ने पैक बनाकर उसे दिया और नौकर को बुलाकर खाना लगाने को कहा। गुलशेर ने घूंट भरा और सोच भरे स्वर में कह उठा। उस कॉटेज में हीरे नहीं थे जिधर नैनी की लाश पड़ी थी। वो लड़की जो दूसरी कॉटेज पर थी, अगर वो त्यागी की पहचान वाली थी तो हीरों को वहां रखा जा सकता है। वो सुरक्षित जगह रही होगी। तूने तो वो कॉटेज देखी थी भीतर जाकर? सरसरी ढंग से तलाशी नहीं ली थी। भेजो वहां किसी को? क्या फायदा? अगर हीरे वहां रखे होंगे तो वो लड़की हीरों के साथ उधर से निकल चुकी होगी। गुलशेर ने कहा। अपने आदमी महाबलेश्वर में मौजूद हैं। फोन कर देता हूँ। सुबह तक उस कॉटेज का हाल मालूम हो जाएगा। रोशन ने कहा और जेब से फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। आज तीसरा दिन था देवराज चौहान को सोहन लाल के यहाँ। देवराज चौहान 9 बजे सोकर उठा तो सोहन लाल फ्लैट पर नहीं था। 2 दिन से सोहन लाल सुबह ही निकल जाता था और रात को वापस आता था। देवराज चौहान के पूछने पर वो यही कहता कि काम पूरा करके बात करेगा इस बारे में। आज देवराज चौहान खुद को ठीक महसूस कर रहा था। मन ही मन तय किया कि नहा धोकर बाहर कहीं जाएगा। राणा के बारे में वो भी पता करेगा। तैयार होकर उसने नाश्ता किया और बाहर निकलने ही वाला था कि कॉल बेल बजी। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला तो सामने सोहन लाल को खड़े पाया। तुम? देवराज चौहान पीछे हटता हुआ बोला। सोहन लाल ने भीतर आकर दरवाजा बंद किया। कहीं जा रहे थे? सोहन लाल ने पूछा। हाँ, अब ठीक हूँ मैं, और कहीं बाहर निकलने का मन हो रहा था। तुम बताओ, कुछ पता चला? जगमोहन का तो कुछ भी पता नहीं चला कि राणा ने उसे कहाँ रखा है। सोहन लाल बोला। जगमोहन के साथ वहाँ और लोग भी होंगे। किसी का कुछ पता नहीं चला। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। कश लेकर बोला। 1-2 से ये तो पता लगा कि ऐसे कैदियों को शायद राणा स्टेट में रखा जाता है। शायद? यानी कि पक्का नहीं है? पक्का नहीं। सोहन लाल ने इनकार में सिर हिलाया। मतलब कि तुम्हारी भाग दौड़ का कोई फायदा नहीं हुआ। राणा के बारे में पक्की जानकारी है। अगर उसके बारे में कुछ करना चाहो, बोलो। आज शाम को रेड स्टार होटल में वो 3 ऐसे लोगों से मिलने जा रहा है जो कि अपने अपने शहरों के अंडरवर्ल्ड के नामी व्यक्ति हैं। एक दिल्ली, दूसरा बेंगलोर, तीसरा गोवा का है। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। रेड स्टार होटल? हाँ, स्वीट नंबर 17 उसने बुक कराया है, जो कि रेड स्टार होटल की पहली मंजिल पर है। रात 8 बजे राणा इन तीनों से मीटिंग करेगा। ये अंदर की खबर है जिसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये मुलाकात राणा गुपचुप कर रहा है। शायद वो उन लोगों के माध्यम से किसी खास काम की प्लानिंग कर रहा है। सोहन लाल ने कहा। शाम 6 बजे के बाद राणा के आदमी 17 स्वीट वाली गैलरी में चौकस खड़े हो जाएंगे। हर किसी को उधर नहीं जाने दिया जाएगा। सिर्फ वो ही उस गैलरी में जा सकेगा जिसका स्वीट उस तरफ होगा
या जिसका जाना जरूरी होगा। उनकी ये मीटिंग 9:30 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एक एक करके तीनों वहां से चले जाएंगे और 10 बजे के करीब राणा बाहर निकलेगा और पार्किंग में खड़ी अपनी विदेशी वैन में बैठकर चला जाएगा। तो उस दौरान राणा की वैन पार्किंग में खड़ी होगी। देवराज चौहान ने उसे देखा। गलतफहमी में मत रहना। सोहन लाल ने गर्दन हिलाई। वहां खड़ी खाली वैन के आसपास भी राणा के हथियारबंद आदमी पहरा देंगे, क्योंकि किशनलाल राणा के सैकड़ों दुश्मन हैं। उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कहीं भी आ जा सकता है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। चेहरे पर सोच के भाव नजर आने लगे थे। जब राणा होटल में मीटिंग में व्यस्त हो और उस दौरान उसकी वैन के भीतर पहुंचना हो तो देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि तब होटल की पार्किंग में खड़ी राणा की वैन को उसके हथियारबंद आदमी घेरे खड़े होंगे। उन्हें वहां से हटाया नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन हमने उन्हें वहां से हटाना है। तुम करना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि राणा जब वैन में पहुंचे तो मैं वैन में मौजूद रहूं। राणा को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। 3 दिन से जगमोहन उसकी कैद में है। मैं नहीं जानता जगमोहन किस स्थिति में होगा। उसे वहां से निकालना जरूरी है। हमें ये भी नहीं मालूम हो पाया कि उसने जगमोहन को कहाँ रखा है। राणा मेरे काबू में होगा तो जगमोहन को छुड़ाने में आसानी हो जाएगी। सोहनलाल चुप रहा। क्या सोच रहे हो? देवराज चौहान कह उठा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा। कैसे पहुंच सकते हो तुम वैन में जबकि वहां पहरा होगा? सोचने को पूरा दिन पड़ा है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। राणा ने मामू, सुंदरी और त्यागी को भी पकड़ रखा है। हाँ, अगर वे सब एक जगह हुए तो सबको ही वहां से निकाला जा सकता है। हाँ, वीरेंद्र त्यागी को तो वहां से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे तो मैंने अपना हिसाब चुकता करना है। सोहनलाल गहरी सांस लेकर कह उठा। तुम सोचो कि किशनलाल राणा पर कैसे काबू पाया जा सकता है। मैं लंच का इंतजाम करता हूँ। रात के 9:30 बज रहे थे। रेड स्टार होटल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मुख्य द्वार व्यस्त था। गाड़ियां आ जा रही थी। कोई गाड़ी छोड़ रहा था तो कोई पकड़ रहा था। सजे धजे लोग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे सजने धजने का प्रोग्राम भीतर चल रहा हो। युवतियां और औरतें परियों की तरह नजर आ रही थी, जैसे इस वक्त की चमक उनके बिना फीकी हो। थोड़ी दूर 4 दीवारी के भीतर होटल की पार्किंग में कतार में कारें लगी नजर आ रही थी। वहां फैली मध्यम किंतु पर्याप्त रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। पार्किंग में मौजूद कारों के पास अधिकतर वर्दीधारी ड्राइवर ही नजर आ रहे थे। कुछ इकट्ठे होकर गपशप में लगे हुए थे। एक जगह कारों के बीच किशनलाल राणा की सफेद विदेशी वैन खड़ी हुई थी। वैन के पास 3 आदमी टहलते नजर आ रहे थे, जो कि वहां वैन की सुरक्षा के लिए तैनात थे कि कोई वैन के पास भी न फटके। सब कुछ रोजमर्रा की तरह सामान्य लग रहा था। देवराज चौहान होटल के मुख्य द्वार से कुछ हटकर खड़ा हुआ था। 10 मिनट पहले ही वो यहाँ पहुंचा था। यूं तो उसके खड़े होने में लापरवाही भरी थी, परंतु वो सतर्क था और हर तरफ नजर रख रहा था। कई बार वो कुछ दूर पार्किंग में खड़ी किशनलाल राणा की वैन पर भी नजर डाल चुका था। उसने मोबाइल फोन निकाला, सोहनलाल का नंबर मिलाया। बोलो। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। वक्त हो चुका है, देवराज चौहान ने कहा। मैं भी तैयार हूँ। सब याद है कि कैसे क्या करना है? हाँ। कार तैयार कर ली? धमाका जबरदस्त होना चाहिए। बढ़िया होगा। राणा की वैन के आगे 3 कारें छोड़कर कार लगाने की जगह है, वहीं पर कार लगाना। ठीक है, अब आ जाओ, वक्त हो चुका है काम करने का। 3 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। जब होटल में प्रवेश करोगे तो मेरी निगाह तुम्हारी कार पर होगी। कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में डाला और पुनः उसकी निगाह हर तरफ फिरने लगी। स्टीम कार थी वो, जिसकी ड्राइविंग सीट पर सोहनलाल बैठा दिखा देवराज चौहान को। देखते ही देखते होटल के बड़े से गेट में कार ने प्रवेश किया और उसके सामने से निकलकर पार्किंग के हिस्से में प्रवेश कर गई। देवराज चौहान ने उधर से नजरें घुमा ली। सोहनलाल उस वैन के सामने से निकला। रफ्तार कम थी। 3 कारें पार जगह खाली थी। एक कार के पार्क करने के लिए सोहनलाल ने कार को वहां रोका और बैक करके कार को कतार में पार्क कर दिया। उसके बाद सोहनलाल बाहर निकला। उसने सूट पहन रखा था। 15 कदमों की दूरी पर कुछ ड्राइवर गप्पे लगा रहे थे। वैन की तरफ देखा तो वहां उसे 3 आदमी वैन के पास दिखे।
सोहनलाल एक तरफ बढ़ा। वो इस बात का ध्यान रख रहा था कि किसी की निगाह उस पर न रहे। 25-30 कदम दूर जाकर एक कार से टेक लगाई और गोली वाली सिगरेट निकालकर सुलगा ली। सोहनलाल की निगाह हर तरफ जा रही थी। सब कुछ ठीक लगा उसे। कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली तो 9:45 हो रहे थे। सोहनलाल ने जेब से मोबाइल फोन निकाला और देवराज चौहान के नंबर मिलाए। हाँ, देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। काम हो गया है। धमाका कब करना है? सोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। धमाके का वक्त हो चुका है। मैं आगे आ रहा हूँ। मिनट भर बात कर देना। जब करना हो मुझे फोन पर ही हाँ कह देना। ठीक है। सोहनलाल कान से फोन लगाए रहा। दूसरे हाथ में जेब से छोटा सा रिमोट निकालकर थाम लिया। थोड़ा सा वक्त बीता और देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। कर दो। सोहनलाल ने मोबाइल बंद करके कोट की जेब में डाला और दूसरे हाथ में दबे रिमोट का स्विच अंगूठे से सरकाकर ऑन किया और रिमोट पर नजर आ रहा एकमात्र स्विच दबा दिया। 2 पल शांति से गुजरे। तीसरे ही पल कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ और एस्टीम कार के जलते हुए टुकड़े हवा में उड़ते चले गए। जलती आग से हर तरफ रोशनी फैल गई थी। वहां दहशत का माहौल छा गया। ड्राइवरों की चीख पुकार गूंज उठी। सोहनलाल वहां से हटा और आगे बढ़ने लगा। जब धमाका हुआ तब देवराज चौहान वैन से चंद कदमों की दूरी पर था। उसने देखा विस्फोट होते ही वैन के पास खड़े तीनों आदमी उस जलती कार को देखने के लिए आगे की तरफ हो गए। देवराज चौहान फुर्ती से दबे पांव आगे बढ़ा। तभी जलते हुए 2 टुकड़े वैन के पास ही आ गिरे तो वो आदमी कुछ और एक तरफ हट गए। उनकी बातों का तेज स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ रहा था। अन्य ड्राइवरों की चीखने की आवाजें भी आ रही थी। देवराज चौहान को अब महसूस होने लगा कि होटल के मुख्य द्वार पर भी भगदड़ पैदा हो चुकी है। वहां से भी कुछ लोग इधर को आ रहे थे। वैन तक पहुंच चुका था देवराज चौहान। विस्फोट में उड़ी कार को देखने के लिए वो तीनों आगे को खिसक चुके थे। उनकी पीठ देवराज चौहान को नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने वैन का पिछला दरवाजा खोलना चाहा, परंतु वो लॉक था। देवराज चौहान ने जेब से एक खास तरह की पिन निकाली जो कि खास अंदाज में मुड़ी हुई थी। ये पिन उसे सोहनलाल ने दी थी। देवराज चौहान ने पिन को की होल में डालकर घुमाया तो दबाने पर दरवाजा फौरन ही खुलता चला गया। सोहनलाल की दी हुई पिन कमाल की थी। देवराज चौहान ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और भीतर सरक कर दरवाजा बंद कर लिया। वैन के भीतर पहुंच चुका था वो। देवराज चौहान जानता था कि आने पर इसी सीट पर किशनलाल राणा बैठेगा। उसने तुरंत सीट को फलांगा और पिछले वाले हिस्से में जा पहुंचा। यह हिस्सा खुला था। डिग्गी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था और नीचे बैठने के लिए भी। चूंकि सीटों की पुष्ट की ऊंचाई ज्यादा थी इसलिए यहाँ बैठे बंदे को आसानी से देख पाना संभव नहीं था। देवराज चौहान वहीं पर अधलेटा सा हो गया। घड़ी में वक्त देखा। 10 बज रहे थे। किशनलाल राणा अब कभी भी आ सकता था। सोहनलाल वैन से कुछ दूर था परंतु उसकी निगाह वैन पर ही थी। उसने देवराज चौहान को वैन के भीतर प्रवेश करते और दरवाजे को बंद करते देख लिया था। वो समझ गया कि देवराज चौहान की योजना कामयाब हो गई है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और देवराज चौहान वैन के भीतर जा पहुंचा है। अब उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं था। कोई भी उसे पहचान सकता था कि उस कार को वो लाया है जिसमें विस्फोट हुआ है। कार के नंबर द्वारा उसे पहचाने जाने की चिंता नहीं थी क्योंकि कार को उसने कुछ देर पहले ही पार्किंग से उड़ाया था। विस्फोट हुई कार की तरफ अब भीड़ बढ़ने लगी थी। सोहनलाल कारों की ओर से होता हुआ होटल के बाहरी गेट की तरफ बढ़ गया। किशनलाल राणा जब कमरे से बाहर निकला तो 10:15 बज रहे थे। वहां मौजूद चारों गार्ड सतर्क हो गए। चलो, राणा ने कहा और आगे बढ़ गया। चारों गार्ड्स राणा को घेरे आगे बढ़ने लगे। एक गार्ड ने चलते चलते मोबाइल फोन पर वैन को होटल के दरवाजे पर लाने को कहा। जब वो बाहर निकले तो तब तक वैन दरवाजे पर आ चुकी थी। वैन के तीनों रखवाले भी। राणा जब बैठने लगा तो ठिठका। नजरें पार्किंग में उठ रहे धुएं की तरफ गई। क्या हुआ? एक कार में बम धमाका हुआ सर, एक ने कहा। राणा ने सिर हिलाया और वैन की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। गार्ड ने दरवाजा बंद किया। अगले ही पल वैन आगे बढ़ गई। बाकी सबने पीछे पीछे दूसरी कार में आना था। कुछ पलों में वैन सड़क पर आ पहुंची थी। राणा ने काले शीशे के पार नजर डाली। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी ये। एसी चल रहा था। राणा ने इंच भर शीशा नीचे किया और सिगरेट सुलगा ली। कार विस्फोट का क्या मामला है?
राणा ने कार चलाने वाले से पूछा। कुछ पता नहीं सर, एक स्टीम कार वहां पहुंची, लाने वाले ने कार को पार्क किया, खुद कहाँ गया ये तो पता नहीं, किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था, फिर 3-4 मिनट में विस्फोट हो गया। कोई मरा नहीं? नहीं सर, पुलिस अभी आने ही वाली थी। राणा ने कश लिया और बाहर देखने लगा। तभी उसके हाथ की उंगली सीट पर पड़े पिन से टकराई। उसने फौरन पिन उठा ली। चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। वहां अंधेरा था। उंगलियों से उसने पिन को टटोला कि वो कैसी है। अगले ही पल राणा के दांत भिजते चले गए। उसने सिगरेट फेंकी और फौरन रिवॉल्वर निकाल ली। क्या हुआ सर? कार ड्राइव करते उसने राणा की बेचैनी को महसूस किया तो पूछा। उसी पल राणा फौरन पलटा और सीट के पीछे खाली जगह में रिवॉल्वर के साथ झांका। यही वो क्षण थे कि उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर जोरदार चोट पड़ी और रिवॉल्वर हाथ से निकल गई। उसने तड़फड़ाकर हाथ पीछे किया। तब तक देवराज चौहान अपनी रिवॉल्वर के साथ पूरी तरह ऊपर को उठ गया था। हिलना मत, देवराज चौहान गुर्राया। सच में इस वक्त राणा के लिए कोई हरकत कर पाना कठिन था। कौन है? कार चलाने वाले ने कुछ करना चाहा। खामोशी से कार चलाते रहो। राणा, कहो इसे कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। राणा अभी तक हक्का बक्का था। ये जो कह रहा है वो ही करो। राणा ने दांत खींचकर कहा। 2 पल चुप्पी रही। कैसा लग रहा है राणा? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसके कंधे से लगा दी। कौन हो तुम? सोचो। मैं दुश्मनों के बारे में नहीं सोच सकता, राणा ने सख्त स्वर में कहा। मेरे बहुत दुश्मन हैं। ताजी दुश्मनी किससे हुई है? कई हैं। कौन दुश्मन वार कर रहा है ये अंदाजा लगा पाना मेरे लिए आसान नहीं है। ठीक है, मैं देवराज चौहान हूँ। देवराज चौहान? राणा के होठों से निकला। डकैती मास्टर? सही समझे। ओह, तुम तो याद भी नहीं थे मुझे। दुश्मनी लेते हो और दुश्मन को याद भी नहीं रखते, ये तो मजे वाली बात न हुई। राणा ने गहरी सांस ली और सिगरेट निकाली। मरने की तैयारी कर रहे हो राणा? सिगरेट निकाली है। मेरे पास एक ही रिवॉल्वर थी, वो गिर गई तुम्हारे पास। राणा ने सिगरेट सुलगाई। मेरी वैन में आने का तुमने अच्छा प्लान बनाया, कार में विस्फोट कर दिया। पहरेदारों का ध्यान बटाकर तुम वैन में आ गए। तुम्हें कैसे लगा कि कार में कोई है? जिस पिन से दरवाजा खोला था वो इसी सीट पर छोड़ दी तुमने। गलती हो गई। वैन मध्यम गति से सड़क पर दौड़ रही थी। तुमने जगमोहन को पकड़कर गलती की। उसे पकड़ना जरूरी था। तुम्हारा वो जरूरीपन ही तुम्हें ले डूबा। देवराज चौहान ने कहा। अब तुम्हारा नंबर है। जानता हूँ, तभी तो आ गया। ये बढ़िया बात नहीं हुई। बात तो तब बनती जब तुम्हें मेरे आदमी गर्दन से पकड़कर मुझ तक लाते। गुलशेर की बात कर रहे हो? हाँ, वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। तुम्हें मेरी दौलत पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। तुम्हारी हक हलाल की कमाई होती तो मैं ऐसा ना करता। चोरी का माल चोरी में ही जाता है, मेरा माल नहीं जाता। राणा का स्वर सख्त हो गया। हेकड़ी दिखा रहे हो? हेकड़ी नहीं, कायदे की बात है। तुमने अपने लोगों के साथ मेरा माल लूटा, मेरे 7 आदमी मार दिए। ऐसा नहीं हुआ था, तुम्हारा कोई आदमी नहीं मरा। तो तुम झूठ बोलते हो। राणा का स्वर कड़वा हो गया। 2 पल खामोश रहकर देवराज चौहान बोला। अगर तुम सच बोल रहे हो तो इस सच का मुझे नहीं पता था। किसने मारा तुम्हारे आदमियों को? कितनी अजीब बात है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता और मुझसे पूछते हो कि किसने मारा। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं मालूम करूंगा। अब मुझसे क्या चाहते हो? जगमोहन और जिन लोगों को तुमने पकड़ रखा है सबको छोड़ दो। मेरे माल पर डकैती तुम डालो, मैं तुम्हारे साथियों को पकड़ लूं तो कहते हो कि उन्हें छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि मेरी रिवॉल्वर तुम्हारे सिर पर लगी है। किशनलाल राणा दांत भींचकर रह गया। छोड़ दो उन सबको, समझे? तुम गलत बात कह रहे हो। अभी तक तो मैं ठीक चल रहा हूँ। जगमोहन को जो इस तरह पकड़ लेता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन तुम्हें छोड़ दूंगा। क्यों? मुझे क्यों? क्योंकि इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमने तुम्हारा माल लूटा है तो तुम्हारा उखड़ना स्वाभाविक ही है, परंतु ये सब एक बार के लिए है। मैं तुम्हें एक बार छोड़ूंगा और तुम भी सब भूलने की चेष्टा करोगे। भूल सका तो कोई बात नहीं, एक बार सबको छोड़ देने के बाद तुम फिर इसी रास्ते पर चल सकते हो, सबको फिर पकड़ने की चेष्टा कर सकते हो। मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं होगा। अगर तुम मेरे या जगमोहन के रास्ते पर आए तो फिर कुछ भी हो सकता है, समझे? ये सब सिर्फ एक बार के लिए है,
सिर्फ अब के लिए। राणा ने गहरी सांस ली और कश लिया। तुम जगमोहन के लिए हाथ पांव मार रहे हो? बेशक। ठीक है, मैं जगमोहन को छोड़ देता हूँ, त्यागी, मामू और सुंदरी को भी। उनसे तुम्हें क्या लेना देना? वो मतलबेपन की बात हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ जगमोहन को वहां से ले गया तो बाकी सब भी तो मेरे साथ ही रहे हैं। दुनिया का ठेका क्यों लेते हो? वो दुनिया नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही हैं, देवराज चौहान ने कहा। सुना है वीरेंद्र त्यागी ने तुम्हें गोलियां मारी, तुम्हारी जान लेने की चेष्टा की। वो मेरा और उसका मामला है। तुम क्यों मामी बनकर मामले में दखल देने की कोशिश में हो? त्यागी को तुम्हारे हवाले करना ठीक नहीं। वजह? वो हीरों के बारे में जानता है और पता नहीं रहा। मुझे हीरे चाहिए, राणा ने कहा। त्यागी कब से तुम्हारे पास है? 3-4 दिन से। और इतने दिनों में तुम उससे हीरों के बारे में नहीं जान सके? ये तुम्हारी कमजोरी है। वो मजबूत बंदा है, मुंह नहीं खोल रहा। ऐसे लोग धीरे धीरे टूटते हैं। 1-2 दिन में। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम सबको मेरे हवाले करो। न करूं तो चलाऊं गोली? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसके कंधे से हटाकर सिर पर रख दी। निपटा दूं? ठहरो, जल्दी मत करो। मैं हाँ सुनना चाहता हूँ, सिर्फ हाँ। ठीक है, तुम जो कह रहे हो वैसा ही होगा, लेकिन ये तुम ठीक नहीं कर रहे। पहले मेरे हीरे लूटने में दादागिरी दिखाई और अब मेरे सिर में रिवॉल्वर लगाकर कह रहे हो कि तुम्हारे साथियों को छोड़ दूं। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ, तभी तो तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, सिर्फ इस बार के लिए। देवराज चौहान, ये सिर्फ एक बार के लिए हो रहा है। राणा का स्वर कठोर हो गया। हाँ, उन्हें आजाद करने के 24 घंटे बाद तुम उन पर हाथ डाल सकते हो, तब मेरा कोई वास्ता न होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना। हमारी ये सब बातें सिर्फ 24 घंटों तक के लिए हैं। उसके बाद तुम भी आजाद हो और मैं भी। 24 घंटे से पहले तुम हरकत में आए तो मैं यही समझूंगा कि तुमने समझौता तोड़ दिया है। ऐसे में मैं फिर तुम्हारी तलाश में लग जाऊंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बात क्यों बार बार कहते हो? वैन से निकल जाओ। अगले 2 घंटों में जगमोहन, मामू, सुंदरी और त्यागी आजाद हो जाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा कर लेना चाहिए। भरोसा कर लो, मैं बेईमान नहीं। देवराज चौहान की नज़रों में कोई भी ईमानदार नहीं। जो ईमानदार दिखता है तो समझो उसे उसकी पसंद का मौका नहीं मिला अभी तक। रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में है तो मुझे तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। राणा ने दांत खींचकर कहा। क्या चाहते हो? वहां चलो जहां सबको कैद कर रखा है। मेरे से पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा देवराज चौहान। मुझे त्यागी से हीरे वसूल लेने दो। अब वक्त नहीं रहा। जब वक्त था तो तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए था। वो चारों मुझे अभी चाहिए। राणा ने सिगरेट बाहर फेंकी और ड्राइवर से बोला, स्ट्रेट चलो। जी। राणा ने मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। तुम किसी को फोन नहीं करोगे? पीछे मेरे आदमियों से भरी 2 कारें आ रही हैं। उन्हें कहना है कि मेरे पीछे आना छोड़ दो। उनकी जरूरत नहीं मुझे। अगले 24 घंटे तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उसके बाद का वक्त मेरा होगा देवराज चौहान। मैं तुम्हें बुरी मौत दूंगा। देखेंगे, देवराज चौहान ने कहा और रिवॉल्वर उससे लगाए रखी। किशन लाल फोन पर अपने आदमियों से बात करने लगा। वैन राणा स्टेट पहुंची। रात का 1 बज रहा था। वैन को पहचानते ही फाटक खोल दिया गया। वैन आगे बढ़ी और बंगले के पोर्च में जा रुकी। वो सब यही हैं? तुम मेरे से चालाकी तो नहीं कर रहे? आसपास नजरें दौड़ाता देवराज चौहान बोला। 24 घंटे तक कोई चालाकी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा रहा। राणा कठोर स्वर में बोला। पता चल जाएगा। मैं जिंदगी में आज पहली बार खुद को इतना मजबूर महसूस कर रहा हूँ देवराज चौहान, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसा वक्त फिर कभी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। तुम दोबारा कभी मुझे मजबूर नहीं कर सकोगे। क्या पता? मुझे पता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा था, परंतु तुम्हारे बारे में पूरी तरह सतर्क नहीं रहा, या यूं समझ लो कि तुम्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मेरी इसी लापरवाही ने मुझे तुम्हारे हाथों में फंसा दिया। तो गलती का एहसास हो गया तुम्हें? हाँ, दोबारा ऐसी गलती मत करना अगर मेरे सामने पड़ने का इरादा हो तो। अब मेरा मकसद तुम्हें खत्म करने का रहेगा। मैं इस तरह हारा नहीं जैसे कि अब। हम लोगों की दुनिया में जिसका निशाना ठीक बैठ जाए वो ही जीत जाता है। मैं नहीं मानता कि तुम हार गए हो। इतना जरूर मानता हूँ कि मेरा निशाना ठीक बैठ गया। देवराज चौहान ने कहा।
अब काम की बात पर आ जाओ। बाहर निकलो। राणा ने दरवाजा खोलना चाहा। ठहरो। राणा ठिठका। बाहर निकलने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? तुम्हारा ये आदमी भीतर है, इसे बाहर भेजो कि उन चारों को लेकर आ जाए। देवराज चौहान बोला। क्षणिक सोच के पश्चात राणा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही सही। फिर वो अपने आदमी से बोला, तुम जाओ और रोशन या गुलशेर को लाओ बुला के, वो यहीं पर हैं। जी, वो बोला और दरवाजा खोलकर बाहर निकला और बंगले की तरफ बढ़ा। तभी बंगले से रोशन 2 आदमियों के साथ निकला। वैन को देखकर ठिठका। तब तक वो आदमी पास जा पहुंचा। राणा साहब आए हैं? रोशन ने पूछा। उसने पी रखी थी। हाँ, बात कर लो, तुम्हें बुला रहे हैं। बाहर क्यों नहीं निकल रहे? रोशन ने अजीब से स्वर में कहा। देवराज चौहान के साथ हैं। रोशन की आंखें सिकुड़ी, हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर पहुंचा और वैन की तरफ बढ़ने लगा। इसी वक्त गुलशेर भी बाहर निकला था बंगले से। राणा साहब, उसके होठों से निकला। इस वक्त? साथ में देवराज चौहान भी है, उस आदमी ने कहा। उसने राणा साहब को कवर कर रखा है। ओह! गुलशेर के जबड़ों में कसाव आ गया। वो आगे बढ़ा, परंतु उस आदमी ने पुनः कहा, तुम यहीं रुको तो ठीक है, रोशन बात कर लेगा। राणा साहब फंसे पड़े हैं, कोई झगड़ा नहीं करना है। ठिठक गया गुलशेर। ये सब हुआ कैसे? गुलशेर ने पूछा। वो बताने लगा कि कैसे देवराज चौहान पहले से ही वैन में आ छिपा था। सब कुछ जानने के बाद गुलशेर की कठोर निगाह सामने खड़ी वैन पर जा टिकी। रोशन वैन के पास पहुंचा। ड्राइवर वाली खुली खिड़की के भीतर सिर डालकर वैन में झांका। नीचे लटक रहे हाथ में रिवॉल्वर दबी हुई थी। इस वक्त वो बेहद सतर्क था। उसने पीछे वाली सीट पर किशनलाल राणा को बैठे देखा। नमस्कार राणा साहब। रोशन ने अपना स्वर शांत रखने की भरसक चेष्टा की। सब ठीक है? राणा ने पूछा। जी। तभी रोशन ने राणा की सीट के पीछे देवराज चौहान की झलक पाई। ये कौन है? देवराज चौहान। ओह, अच्छा हुआ, हम इसे ही तो ढूंढ रहे थे। लेकिन इसने इस वक्त मुझ पर रिवॉल्वर लगा रखी है और अपनी बात मनवा रहा है। राणा ने शांत स्वर में कहा। आप फिक्र न करें, हमारे होते हुए ये कुछ न कर सकेगा यहाँ पर। रोशन, राणा का स्वर कठोर हुआ, ये मुझे गोली मार देगा अगर कुछ किया गया तो। मैं उससे पहले ही इसे मजबूर कर दूंगा कि चुप रहो। राणा के दांत भींच गए। आप खामखा ही घबरा रहे हैं, मैं अभी इसे। राणा, पीछे से देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा। डरते क्यों हो? रोशन को अपनी कोशिश कर लेने दो। देवराज चौहान ठीक ही तो कह रहा है, रोशन ने कहना चाहा। जुबान बंद रख हरामजादे, ज्यादा तैश में ना आ। किशनलाल राणा गुर्रा उठा। रोशन के होठ भींच लिए। तभी पास आ पहुंचे गुलशेर ने रोशन को बांह से पकड़कर पीछे खींचा और खिड़की पर खुद आ गया। माफ कीजिए राणा साहब, गुलशेर ने गंभीर स्वर में कहा। रोशन पहले से ही कुछ परेशान था और ऊपर से कुछ पैग मार लिए, इसलिए देवराज चौहान की बात सुनकर तैश में आ गया। मुझे हुक्म दीजिए। त्यागी, जगमोहन, मामू और सुंदरी को यहाँ ले आओ। जी, साथ में सुंदरी की माँ और सतीश भी, गुलशेर बोला। इन चारों के बिना उन्हें रखने का भी कोई फायदा नहीं, उन्हें भी ले आओ। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर आपसे लगा रखी है? गुलशेर ने शांत स्वर में पूछा। हाँ, भीचे स्वर में कहा राणा ने। गुलशेर ने गर्दन घुमाई और पीछे खड़े रोशन से कहा, क्या सुना तूने? सब कैदियों को ले आ। रोशन पलटकर वापस चला गया। गुलशेर ने पुनः वैन के भीतर झांका। आप बाहर नहीं आएंगे राणा साहब? देवराज चौहान चाहता है कि मैं भीतर ही रहूं, राणा ने कहा। ये सबको यहाँ से ले जाना चाहता है? हाँ। गुलशेर ने देवराज चौहान को देखने की चेष्टा की, परंतु स्पष्ट न देख पाया। वैन में बाहर से आता जरा सा प्रकाश था और दूसरे वो राणा के पीछे था, इसलिए ठीक से दिख नहीं पाया। वो देवराज चौहान सबको लेकर क्या आपको यहीं पर उतार देगा? गुलशेर ने पूछा। पता नहीं, जवाब दो देवराज चौहान, गुलशेर ने कहा। राणा को हम अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे और जिस रास्ते पर खुद को सुरक्षित समझेंगे छोड़ देंगे। ये तो बात जची नहीं, तुम मार भी सकते हो राणा साहब को। ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा क्या भरोसा, कुछ भी कर सकते हो। जो मैंने कहा है वो ही होगा, जरा भी इधर उधर नहीं। तुम पर जरा भी यकीन नहीं किया जा सकता। जो मन में आए सोचो, मेरा क्या। गुलशेर वहां से हटा और उसने पीछे का दरवाजा खोल दिया। अब सामने राणा था और उसकी पुष्ट के पीछे देवराज चौहान का चेहरा दिखा।
उसने रिवॉल्वर की नाल राणा की गर्दन पर रखी हुई थी। उसे इस प्रकार दरवाजा खोलते पाकर देवराज चौहान सतर्क हो गया था। क्या कर रहे हो? राणा तीखे स्वर में बोला। दरवाजा बंद करके पीछे हट जाओ। मेरे हाथ खाली हैं, कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, गुलशेर मुस्कुराकर शांत स्वर में बोला। फिर देवराज चौहान को देखकर कह उठा, तुम ये जो ड्रामा कर रहे हो वो तुम्हें जच नहीं रहा। ड्रामा? हाँ देवराज चौहान, ड्रामा। तुमने राणा साहब पर रिवॉल्वर रखी हुई है क्योंकि तुम जगमोहन को यहाँ से ले जाना चाहते हो। अगर तुम्हें जगमोहन ना दिया जाए तो तब भी तुम राणा साहब को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें जगमोहन चाहिए। जगमोहन ना मिलने पर मैं राणा को शूट कर दूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें जगमोहन चाहिए, अपनी जान भी सलामत चाहिए। जो जगमोहन को पाने के लिए इस तरह यहाँ तक आ सकता है वो हर हाल में अपनी और जगमोहन की सुरक्षा चाहेगा, मरना मारना पसंद नहीं करेगा। भूल में मत रहना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अभी पता चल जाएगा। गुलशेर का स्वर कठोर हो गया। तुम उन सबको ले जा सकते हो परंतु अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए राणा साहब को किसी कीमत पर नहीं ले जा सकते। बकवास मत करो। राणा तब तक मेरे साथ रहेगा जब तक मैं खुद को सुरक्षित नहीं समझता। ये बकवास नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। राणा साहब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। किसी और को साथ ले जाना चाहो तो बेशक उसे साथ ले लो, परंतु राणा साहब नहीं। राणा ही मेरे साथ, देवराज चौहान ने कहना चाहा। कभी नहीं। मैं राणा को शूट कर दूंगा अगर मेरी बात ना मानी गई तो। कर दो। गुलशेर, राणा ने बेचैनी से कहना चाहा। आप बेफिक्र रहिए राणा साहब, जो खेल देवराज चौहान खेल रहा है वो मैं बहुत खेल चुका हूँ। ये आपको किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसलिए नहीं कि इसे आपसे कोई लगाव है, बल्कि इसलिए कि इसे अपनी और जगमोहन की जान प्यारी है। ये जानता है कि ये तब तक ही जिंदा है जब तक आप जिंदा हैं। राणा ने पहलू बदला। सुना देवराज चौहान? गुलशेर ने पुनः कठोर स्वर में कहा। तुम उन सब लोगों के साथ राणा साहब को साथ लेकर यहाँ से नहीं जा सकोगे। बेशक मुझे साथ ले लो, रोशन को साथ ले लो, परंतु राणा साहब नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि बाद में तुम राणा साहब की जान ले सकते हो। मुझे राणा साहब सलामत चाहिए तो तुम्हें भी जगमोहन ठीक ठाक चाहिए। देवराज चौहान कुछ न बोला। देवराज चौहान, गुलशेर पुनः कड़वे स्वर में कह उठा, तुम अपने को 30 मार खां समझते हो क्या? क्या मतलब? ये सब करके तुम क्या राणा साहब को जीत लोगे? दोबारा दिन नहीं निकलना क्या? तब तुम खुद को बचा लोगे? तुम्हें राणा की फिक्र करनी चाहिए, मेरी नहीं। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये वक्त बीत जाए, उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। तुम हिंदुस्तान के माने हुए डकैती मास्टर हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं, परंतु राणा साहब को तुम समझ नहीं सके। राणा साहब तुम्हारी जड़ें तक उखाड़ देंगे। किसी का रास्ता रोकने से पहले उसके बारे में ठीक से जान लेना चाहिए। तुमने राणा साहब की दौलत देखी, ताकत को नहीं पहचान पाए। वो अब देख लूंगा। सच में अब तो तुम देखोगे ही, परंतु वो वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त होगा। मैंने पहली बार किसी को राणा साहब पर रिवॉल्वर दाने देखा है। तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा देवराज चौहान। तुम मुझे डरा रहे हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। नहीं, भविष्य का आईना दिखा रहा हूँ। राणा? देवराज चौहान कह उठा। बहुत बोल लिया इसने, अब इसे चलता करो। लेकिन ये जो कह रहा है वो सच है। सच झूठ का फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। इस वक्त इसे यहाँ से हटा दो। गुलशेर पीछे हटता कह उठा। याद रखना, राणा साहब को तुम साथ नहीं ले जा सकोगे, बेशक जो भी हो जाए। गुलशेर वैन से 4 कदम पीछे हट चुका था। देवराज चौहान राणा से रिवॉल्वर लगाए सतर्क था। तुमने अपने आदमियों को बहुत छूट दे रखी है। गुलशेर को हमारे मामले में नहीं बोलना चाहिए। वो ठीक कह रहा है। तुमने मुझ पर हाथ डालकर बहुत बड़ी मुसीबत ले ली है। मुझे तुम जरा भी नहीं जानते देवराज चौहान। तो कुछ खास हो तुम? शायद। किशनलाल राणा ने गंभीरता से भरी सांस ली। पता चल जाएगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन पर ठकठकाई। उनके बीच खामोशी छा गई। तभी रोशन और 3 अन्य आदमियों के साथ जगमोहन, मामू, सुंदरी, त्यागी, सुंदरी की मां, सतीश और बॉबी को वहां लाया गया। जगमोहन उलझन भरी निगाहों से इधर उधर देखता कह उठा, देवराज चौहान कहाँ है? वैन में, गुलशेर बोला। तू अभी तक खड़ा है? रोशन कह उठा। मैंने तो सोचा था कि अब तक तो देवराज चौहान की काया पलट देगा। चुप कर, गुलशेर ने कहा।
हमें राणा साहब को बचाना है। जगमोहन, तुम सब वैन के भीतर आ जाओ, देवराज चौहान की आवाज गूंजी। नहीं, गुलशेर बोला, पहले राणा साहब को आजाद करो। त्यागी, सुंदरी और मामू मामला समझने की चेष्टा कर रहे थे। अपने आदमी को समझाओ राणा, देवराज चौहान दांत खींचकर कह उठा। वो समझदार है, तुम चाहो तो मुझे स्टेट के गेट तक ले जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। देवराज चौहान ने अपने को थोड़ा सा फंसा महसूस किया। हम दोनों ही फंसे पड़े हैं और हमें अपनी अपनी जान प्यारी है। किशनलाल राणा शांत स्वर में बोला। ठीक है। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। मेरे लोगों को भीतर बिठाओ। और ऐसे नहीं, राणा ने टोका, बाहर गेट तक चलो, वहीं पर अदला बदली होगी। ऐसे ही सही, चलो। राणा ने बाहर खड़े गुलशेर को पुकारा। गुलशेर। जी राणा साहब। गुलशेर 2 कदम आगे आया। वैन को बाहरी गेट तक ले चलो, हम दोनों भीतर ही रहेंगे। गेट पर मेरी और देवराज चौहान के लोगों की अदला बदली होगी। जी, गुलशेर ने सतर्क स्वर में कहा। फिर पलटकर रोशन को देखा। रोशन, तुम अपने लोगों के साथ इन सब को लेकर गेट तक आओ, वहीं अदला बदली होगी। ठीक है। उसके बाद सबको अपने अपने कामों की भगदड़ मच गई। गुलशेर वैन की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। वैन गेट पर पहुंची। पीछे पीछे 2 कारें आदमियों से भरी पहुंची। गेट खुलवाओ, वैन के भीतर मौजूद देवराज चौहान ने कहा। गुलशेर के इशारे पर गेट खोला गया। गुलशेर, तुम वैन में ही रहोगे, देवराज चौहान बोला। मेरे से पूछे बिना नीचे नहीं उतरोगे। ठीक है। चलो राणा, नीचे उतरो और मेरे लोगों को वैन में बिठाओ, देवराज चौहान बोला। राणा वैन से बाहर निकला। संभल के राणा, कोई चालाकी नहीं, वरना वक्त भारी पड़ने लगेगा। राणा ने देवराज चौहान को देखा, खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। फिर पलटकर रोशन को देखा। 5 आदमी उन सबको गनों में फंसाए खड़े थे। वे 7 थे। जगमोहन, त्यागी, सुंदरी, मामू, सतीश, बॉबी और सुंदरी की माँ। गेट पर इतनी रोशनी थी कि आसपास देखने में किसी को परेशानी नहीं हो रही थी। इन सबको वैन में बैठने दो, राणा ने रोशन से कहा। राणा साहब, रोशन दांत किटकिटाकर कह उठा, आप एक मौका तो दीजिए, मैं इसे। इस वक्त वो ही करो जो तुम्हें कहा है, राणा ने सख्त स्वर में कहा। रोशन अपने गुस्से पर काबू पाकर पलटा और उन सब से बोला, चलो वैन में बैठो। एक एक करके वो सब वैन में बैठने लगे। आखिर में त्यागी वैन में चढ़ते समय ठिठका। तुमने? त्यागी ने रोशन को देखा। मेरा जिस्म बहुत उधेड़ा है। चिंता मत कर, बाकी का भी उधेड़ दूंगा। ये मत समझ तू बचकर जा रहा है, जल्द ही तू फिर मेरे हाथों में होगा। साला, त्यागी ने कड़वे स्वर में कहा। गुर्राता है? काटता भी हूँ, रोशन ने दांत किटकिटाए। अपने मालिक को काट, उसका सच्चा भक्त बन। तेरी तो, रोशन गुर्राया। गुलशेर ने रोशन के कंधे पर हाथ रखा और दबाया। रोशन ने अपने पर काबू पाया। त्यागी, देवराज चौहान की आवाज आई, भीतर बैठ। त्यागी भीतर बैठ गया। राणा, देवराज चौहान बोला, गुलशेर को भीतर बिठा, जहां हम ठीक समझेंगे छोड़ देंगे। राणा के कहने से पहले ही गुलशेर आगे बढ़ा और वैन में जा बैठा। जगमोहन, तुम ड्राइविंग सीट संभालो। जगमोहन बाहर निकला और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। वैन स्टार्ट की। चले राणा, देवराज चौहान ने कहा। जाओ, लेकिन अपने को मुझसे दूर मत समझना, राणा ने कठोर स्वर में कहा। तुमने मेरा माल लूटा तो मैंने तुम्हारे साथियों को पकड़ लिया। तुमने रिवॉल्वर से धमकाकर अपने साथियों को छुड़ा लिया, मेरे हीरे भी नहीं मिले। राणा, सब कुछ याद है मुझे, देवराज चौहान ने कहा। इस मामले में तेरी कोई गलती मुझे नहीं दिखी। यही वजह है कि तेरे को जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, वरना जो जगमोहन पर हाथ डालता है वो जिंदा नहीं रहता, और जो मेरे पर हाथ डालता है वो भी जिंदा नहीं रहता देवराज चौहान। और ये काम तुम सबने किया है। मैं तुम्हारे उसूलों के आड़े नहीं आ रहा। तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन 24 घंटे तुम्हें रुकना होगा, ताकि ये सब अपने को तुमसे छिपा सके। उसके बाद तुम जो भी करो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर 24 घंटे से पहले हरकत में आए तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। तुम मुझे ठीक से नहीं जानते, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राणा के होठों से गुर्राहट निकली। कुछ भी करो, मुझे कोई परवाह नहीं। किसी पर तुम 24 घंटे बाद हाथ डालते हो तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं होगा। रोशन गुस्से में भरा राणा से कह उठा, आप एक बार मुझे हाँ तो कीजिए, फिर देखिए इनका हाल। नहीं,
तुम कुछ नहीं करोगे। गुलशेर को तुम्हारी हरकत से खतरा हो जाएगा, वो भीतर है। मैं गुलशेर को खोना नहीं चाहता। रोशन बिफरे सांड की तरह गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जगमोहन चलो। अगले ही पल जगमोहन ने वैन को आगे बढ़ा दिया। देखते ही देखते वैन आगे बढ़ गई। रात के अंधेरे में वैन की टेल लाइट चमकती दिखाई देती रही। वो सब निकल गए राणा साहब। रोशन भुनभुना उठा। निकलने दो, मेरे हाथों से उनमें से कोई भी दूर नहीं। राणा ने कठोर स्वर में कहा। ये 24 घंटे की क्या बात है? देवराज चौहान का कहना है कि अगले 24 घंटों तक उसे या उसके साथियों की तरफ आंख भी न उठाऊं, ताकि उन्हें मेरे हाथों से दूर होने का वक्त मिल सके। अगर 24 घंटे बीतने से पहले उन पर हाथ डाला तो वो उनकी तरफ से मेरे सामने आ खड़ा होगा, जबकि 24 घंटे बीतने के बाद उसे अपने साथियों से कोई मतलब नहीं होगा कि मैं उनका क्या करता हूँ। और आपने उसकी बात मान ली? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब मेरे हाथों से दूर नहीं है। मुझे ठीक से जानता नहीं देवराज चौहान, वो बच्चा है मेरे सामने। वो नहीं जानता कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। राणा ने गंभीर स्वर में कहा। तो 24 घंटे बाद उन्हें पकड़ेंगे? फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं करता। जब मेरे पास फुर्सत होगी तभी इस मामले में हाथ डालूंगा। और हीरे, 122 करोड़ के हीरे तो वो तब तक हजम कर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अब देवराज चौहान देगा, वो ही डकैती मास्टर है। हीरों को मेरे हवाले करना अब उसी की जिम्मेदारी है। तुम्हें इस तरफ सोचने की जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा तो तब सारा तमाशा तुम देख लेना रोशन। ये सब मेरे लिए बच्चों के खेल जैसा है। और देवराज चौहान ने गुलशेर को मार दिया तो? ऐसा नहीं करेगा देवराज चौहान। गुलशेर की जान लेने से उसे कोई फायदा न होगा। किशनलाल राणा कह उठा। वैन रोको, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने वैन रोक दी। आधे घंटे के सफर में वे राणा एस्टेट से काफी दूर आ चुके थे और इतनी देर में देवराज चौहान ने तसल्ली कर ली थी कि पीछे कोई नहीं आ रहा था। गुलशेर, तुम निकलो वैन से। गुलशेर ने बिना कुछ कहे वैन का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसी पल त्यागी भी फुर्ती से वैन से बाहर आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? देवराज चौहान बोला। तुमसे तो बहुत बातें करनी है त्यागी। मैं कहीं नहीं जा रहा, त्यागी बोला। इस साले को 4 कदम दूर छोड़ दूं। चल। त्यागी गुलशेर की बाह पकड़े चल पड़ा। ये क्या कर रहा है? मामू अजीब से स्वर में बोला। भागने की तैयारी में है देवराज चौहान, ये भाग जाएगा। सुंदरी कह उठी। ये मुझसे बचने का मौका ढूंढ रहा है, जानता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। देवराज चौहान मुस्कुराया। तो पकड़ो इसे। मैं पकड़ता हूँ हरामी को। जगमोहन ने इंजन बंद करते हुए वैन का ड्राइविंग डोर खोला। तब तक गुलशेर और त्यागी 10-12 कदम दूर हो गए थे। मैं भाग नहीं रहा, एकाएक त्यागी पलटकर बोला। खामखा वहम में न पड़ो, आ रहा हूँ। फिर वो गुलशेर से बोला, चल बेटे, खिसक ले यहाँ से, तू तो बच गया। गुलशेर बिना कुछ कहे आगे बढ़ता चला गया। आ रहा हूँ, त्यागी वैन की तरफ देखकर बोला। जरा धार मार लूं। कहने के साथ ही त्यागी सड़क के किनारे उतरा और खड़ा हो गया। यहाँ खास आबादी न थी, इक्का दुक्का मकान ही अंधेरे में बने दिखाई दे रहे थे। सबकी निगाह उस पर टिकी थी। ये अब भागेगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं इसे नहीं भागने दूंगा, गोली मार। वो भाग गया, मामू तेज स्वर में बोला। सबकी निगाह उस तरफ उठी। त्यागी दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम होता दिखा। जगमोहन वैन से निकला और तेजी से उसके पीछे दौड़ा। रिवॉल्वर निकाल ली थी। जगमोहन भी अंधेरे में गुम होता चला गया। सुंदरी ने देवराज चौहान की ओर देखकर कहा, तुम त्यागी को पकड़ने नहीं गए? अंधेरा है, वो अब हाथ नहीं आएगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हें पहले पता था कि वो भागेगा, तो तभी क्यों न पकड़ लिया उसे? सुंदरी अजीब से स्वर में बोली। मैं चाहता हूँ कि उसे तब पकड़ूं जब वो 122 करोड़ की दौलत के साथ ऐश कर रहा हो। अब उसे पकड़ भी लिया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हीरो के बारे में नहीं बताएगा। मुंह खोलना होता तो राणा की कैद में ही उसने मुंह खोल दिया होता। देखा नहीं उसका हाल? उसे जबरदस्त यातना दी गई है, परंतु हीरो के बारे में उसने मुंह नहीं खोला। क्या पता वो दौलत के साथ कहाँ निकल जाए और तुम्हारे हाथ ही दोबारा ना आए। सुंदरी ने गहरी सांस ली। त्यागी जैसे लोग छिप नहीं सकते, वो फिर मिलेगा, सामने आएगा और हमारी मुलाकात होगी। उसने तुम्हें गोलियां मारी, तुम्हारी जान लेने की पूरी कोशिश की और तुमने उसे भागने दिया। कितनी अजीब बात है। यूं समझो मैंने उसे जमानत पर छोड़ा है या पैरोल पर छोड़ा है।
देवराज चौहान मुस्कुराया। वो दोबारा मिलेगा मुझे, तब हिसाब होगा। तब तक तुम लोग अपने बारे में सोचो। 24 घंटे हैं तुम लोगों के पास भागने के लिए। उसके बाद राणा तुम लोगों के पीछे पड़ जाएगा। हाथ भी कुछ नहीं आया और राणा नाम की मुसीबत भी खामखा पीछे पड़ गई। मामू उखड़े स्वर में कह उठा। लगभग 20 मिनट बाद जगमोहन आता दिखा। वो अकेला था। अगले दिन वीरेंद्र त्यागी महाबलेश्वर का फेरा लगा चुका था। दीपा वाली कॉटेज उसे खुली मिली थी। वहाँ कोई भी नहीं था। कॉटेज की हालत देखकर स्पष्ट लग रहा था कि इधर कई दिन से कोई नहीं है। त्यागी समझ गया कि दीपा महाबलेश्वर से खिसक गई है। हीरे भी कॉटेज में न मिले। त्यागी ने सोचा कि दीपा वहां से मुंबई गई हो सकती है, क्योंकि उसने बातों बातों में बताया था कि वो मुंबई की रहने वाली है। मुंबई में उसे तलाश करना ठीक होगा। शाम तक त्यागी वापस मुंबई जा पहुंचा। जेब में पैसे थे। ऐसे में आदत के मुताबिक वो 5 स्टार होटल पहुंचा, कमरा बुक कराया और नहा धोकर कॉफी पी। दिन में लंच का वक्त नहीं मिला था। अब भूख लग रही थी। पहले तो डिनर कमरे में ही मंगवाने की सोची, फिर यही फैसला किया कि होटल के डाइनिंग हॉल में ही डिनर लेगा। कुछ देर बाद वो डाइनिंग हॉल में मौजूद था। कोने की एक टेबल चुनी और बैठ गया। शीघ्र ही उसका ऑर्डर ले लिया गया। तभी त्यागी चिहुक पड़ा। नजरें डाइनिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर टिकी रह गई। उसकी नजरें धोखा नहीं खा सकती थी। वो दीपा ही थी, जिसके पास उसके 122 करोड़ के हीरे थे। परंतु इस वक्त दीपा का रूप देखने लायक था। वो दुल्हन बनी हुई थी, बेहद खूबसूरत दुल्हन। कलाइयों में चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में हीरों का हार चमक रहा था, कानों में हीरों के झुमके, सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी। बेपनाह खूबसूरत लग रही थी वो। उसने एक युवक की बाह में बाह डाल रखी थी। साथ में कुछ और लोग भी थे। एक 60 बरस का व्यक्ति, 55 बरस की औरत और 2-3 और लोग थे। त्यागी को राहत मिली कि अब उसके हीरे उसे मिल जाएंगे। वो उसी पल अपनी टेबल से उठा और दीपा की तरफ बढ़ गया। चंद पलों में ही वो पास था। दीपा, उसने पुकारा। दीपा के साथ रजत माल्या था। कल ही उसने दीपा से शादी की थी। आज वो सब सपरिवार डिनर के लिए होटल में आए थे। दोबारा पुकारने पर रजत माल्या ने त्यागी को देखा। त्यागी ने दीपा की तरफ इशारा करके कहा, मैं दीपा को बुला रहा हूँ। वो तभी पीछे से होटल का एक कर्मचारी आया और त्यागी की कलाई पकड़कर एक तरफ ले गया। क्या है? त्यागी बोला। हमें इस बात के पूरे ऑर्डर हैं कि माल्या फैमिली को कोई डिस्टर्ब ना करे। उसने कहा, माल्या फैमिली डिस्टर्ब? लेकिन मैं तो दीपा को बुला रहा था, जो दुल्हन बनी हुई है। वो मेरी दोस्त। आपको गलतफहमी हुई है। वो आपकी दोस्त नहीं, मिसेस रजत माल्या है। कल ही उनकी शादी हुई है। माल्या फैमिली का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। अरबपति फैमिली है मुंबई की। किंग है हर धंधे में माल्या फैमिली। आप उनको परेशान न करें। त्यागी अनिश्चित सा खड़ा रहा। अपनी सीट ले लीजिए सर। लेकिन वो मेरी दोस्त। वो आपकी दोस्त नहीं, मिसेस रजत माल्या है और आप उससे कभी नहीं मिल सकते जब तक वो न चाहे। इनकी सिक्योरिटी बाहर मौजूद है और होटल वालों ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि डिनर के दौरान उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप ये कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि आपके साथ किसी तरह की सख्ती की जाए। त्यागी समझ गया कि दीपा ने बहुत बड़ा हाथ मारा है और माल्या खानदान की बहू बन बैठी है। त्यागी ने चुप रहने में ही भलाई समझी और अपनी टेबल पर आ बैठा। उसको डिनर सर्व कर दिया गया। खाने के दौरान दूर टेबल पर बैठी दीपा पर ही उसकी निगाहें रही। चांद का टुकड़ा लग रही थी वो, और वे सब लोग आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इस दौरान दीपा ने एक बार भी उसकी तरफ ना देखा था। साली ने बहुत ऊंची उड़ान भरी है, त्यागी बड़बड़ा उठा। परंतु उसका ध्यान तो 122 करोड़ के हीरो पर था कि वो मिल जाएं। अगले 6 दिन त्यागी दीपा से मिलने की चेष्टा करता रहा। दीपा तक पहुंचने के हर तरह के टोटके आजमा लिए। फोन पर भी बहुत कोशिश कर ली, परंतु दीपा से नहीं मिल सका। माल्या खानदान के किसी सदस्य तक पहुंचना आसान बात नहीं थी। त्यागी समझ गया कि दीपा के साथ साथ हीरे भी हाथ से निकल गए हैं। दीपा अब वो दीपा न रही थी, वो माल्या खानदान का हिस्सा बन गई थी। अब वो दीपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इतनी मेहनत के पश्चात भी हाथ कुछ न लगा था। इस बात का अफसोस था उसे। मुंबई में अब रहना ठीक नहीं था। देवराज चौहान को भी उसकी जरूरत थी और किशनलाल राणा भी उसे तलाश रहा होगा। उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि हीरे उसने दीपा के पास रखे थे,
जो कि अब माल्या खानदान की बहू बन चुकी है और उसे घास भी नहीं डाल रही। तभी त्यागी का फोन बजा। उसने बात की। दूसरी तरफ जगजीत बोल रहा था, जो कि चेहरे के मास्क बनाने में एक्सपर्ट था। उसका बनाया मास्क पहनकर किसी के सामने जाया जाए तो सामने वाला कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सामने नकली चेहरा मौजूद है। बोल जगजीत, त्यागी बोला। क्या कर रहा है त्यागी? अभी अभी खाली हुआ हूँ। क्यों? मैं भी खाली हूँ। आजा, सहारनपुर में कुछ करने का प्लान बनाते हैं। सहारनपुर? वहाँ क्या कर रहा है? 10 दिन पहले ही मुंबई से निकलकर सहारनपुर पहुँचा हूँ। आराम के साथ साथ कई हाथ मारने का प्लान भी बना रहा हूँ। तू साथ हो तो मजा ही कुछ और है। तेरे तो खास यार हैं आरडीएक्स, उनके साथ तू क्यों नहीं करता? वीरेंद्र त्यागी बोला। आरडीएक्स? जगजीत के हंसने की आवाज आई। वो मुझे साथ क्यों लेंगे? आरडीएक्स की तिगड़ी साली नंबरी हरामी है। अपना मतलब होता है तो कमीने पूरी सेवा करते हैं। तेरे तो यार हैं। हाँ, यार तो हैं। जगजीत के गहरी सांस लेने की आवाज आई। छोड़ उनकी बात, तू अपनी कह। छोटा काम नहीं करूंगा मैं, बड़ा कर लेंगे। तू आ तो सही। त्यागी के चेहरे पर सोच के भाव नाचे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? मेरे आने तक एक काम कर। क्या? डकैती मास्टर देवराज चौहान की तस्वीर है तेरे पास? हाँ, अखबार की कटिंग वाली पुरानी तस्वीर है। क्यों? देवराज चौहान के चेहरे का मास्क बना। बड़ा काम हो और उसमें डकैती मास्टर देवराज चौहान भी हो तो फिर कहना ही क्या? तो तू देवराज चौहान? तो देवराज चौहान का मास्क बना, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है। त्यागी ने फोन बंद कर दिया और कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान, बेटे तेरे को तो नचा के रख दूंगा मैं। तो यह था अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।